हैमस्टर्स। सफलता का रोमांच, इसे कौन अनुभव नहीं करना चाहता, हर कोई करना चाहता है। लेकिन क्या होता है जब सफलता का यह अति रोमांच आपके निर्णय को कोहरे में डाल देता है और आपको गलत दिशा में ले जाता है या बहुत सारी गलत दिशाओं में ले जाता है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी 3 दिवालियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सिर्फ गिरावट नहीं थी, ये विनाशकारी इतिहास बनाने वाली विफलताएं थीं। जैसे एक हैमस्टर का पिंजरा भीड़ भाड़ से भरकर टूट सकता है, वैसे ही दिवालियापन का सामना कर रहे व्यवसाय की वित्तीय संरचना अपनी समस्याओं के भार तले टूट जाती है। क्या आप तैयार हैं? चलिए उन सूरजमुखी के बीजों को खोलते हैं, क्योंकि ये सफर अब रोमांचक होने वाला है। पहला स्टॉप है लेमन ब्रदर्स। जब लेमन ब्रदर्स के बारे में सोचा जाता है तो कई लोगों के दिमाग में बड़ा सवाल यह था कि कैसे एक वित्तीय संस्थान जो 160 साल पुराना था और अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था, एक ही वीकेंड में ढह गया। चलिए कुछ समय पीछे जाते हैं। लेमन ब्रदर्स का जन्म 1847 में एलाबामा में एक जनरल स्टोर के रूप में हुआ था। भाइयों हेनरी, इमैनुअल और मेयर ने अपने सामान को कॉटन के बदले में एक्सचेंज किया, जिसने कंपनी को कॉटन ट्रेडिंग में ला दिया। फिर हेनरी के निधन के बाद बचे हुए लेमन ब्रदर्स ने अपने ऑफरिंग्स में कमोडिटीज ट्रेडिंग और ब्रोकरेज सर्विसेज को जोड़ दिया। तेजी से 2000 के दशक में चलते हैं और अमेरिका एक इंटरनेशनल पावर हाउस बन चुका था, जिसमें लेमन एक प्रमुख वित्तीय खिलाड़ी बन गया था। 2004 में लेमन ने 5 मॉर्गेज लेंडर और 2 अन्य सर्विसेज हासिल की जो ऑल्टे लोन्स में स्पेशलाइज्ड थे। यह वे लोन्स होते हैं जो बिना सभी दस्तावेजों के उधारकर्ताओं को दिए जाते हैं। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, यह जोखिम भरा व्यवसाय था और इस चक्कर में समस्या आ गई। बढ़ते जोखिमपूर्ण निवेशों के बोझ से हैमस्टर नहीं संभल सका। जब हाउसिंग बबल फूटा तब तक दरारें बहुत गहरी हो चुकी थीं और लेमन 613 अरब डॉलर के देनदारियों से उबर नहीं सका जो उसने जमा कर ली थीं। बावजूद इसके कि उसने तैरते रहने की कोशिश की, जिसमें पूंजी जुटाना और पुनर्गठन शामिल था, लेमन का उच्च उत्तोलन और बिगड़ती बाजार स्थितियों का विशाल जोखिम ने उसकी किस्मत को सील कर दिया। जैसे ही निवेशक और साझेदारों ने विश्वास खो दिया, फर्म का स्टॉक गिर गया और सितंबर मध्य तक जब कोई स्थायी बचाव नहीं था, लेमन के पास समय और विकल्प खत्म हो गए थे और अंततः 15 सितंबर 2008 को दिवालियापन का सामना करना पड़ा। लेमन ब्रदर्स के पूर्व सीईओ डिक फुल्ड के प्रसिद्ध शब्द थे, जो भी हो सफर का आनंद लें, कोई पछतावा नहीं है। That's my credo, no regret. ये एकेडमी को दूसरे नंबर पर ले आता है एनरॉन। आप कह सकते हैं कि एनरॉन, जिसे पहले HNG इंटरनॉर्थ के नाम से जाना जाता था, ह्यूस्टन नेचुरल गैस और इंटरनॉर्थ के मर्जर के बाद पैदा हुआ था और इसके नेतृत्व में थे केनेथ ले, जो ह्यूस्टन नेचुरल गैस के सीईओ थे। दुर्भाग्यवश कंपनी जो $100 बिलियन का उद्यम बन गई थी, उसने एक दिलचस्प मोड़ का सामना किया जब अमेरिकी कांग्रेस ने नेचुरल गैस को डीरेगुलेट करने वाले कानूनों की एक सीरीज अपनाई। इसका मतलब था कि एनरॉन ने अपनी पाइपलाइनों को संचालित करने का विशेष अधिकार खो दिया। इसका मुकाबला करते हुए मिस्टर जेफरी स्किलिंग एक सलाहकार से बदलकर एनरॉन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने और एनर्जी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के ट्रेडर भी बन गए, जो नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स और उनके ग्राहकों के बीच मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में कार्य करते थे। यह एक अच्छा कदम साबित हुआ और एनरॉन ने इस क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित किया और अपने व्यापारों से भारी मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। वाओ! दुर्भाग्यवश यह उछाल अधिक समय तक नहीं चला और जैसे ही ये साल समाप्त हुए, एनरॉन को एनर्जी ट्रेडिंग व्यवसाय में कई और कंपटीशन का सामना करना पड़ा और उनके मुनाफे बहुत तेजी से घटने लगे। स्किलिंग ने बेशक इसे सहन नहीं किया। उनका जवाब 1992 में मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग था, एक ऐसी विधि जो ऐतिहासिक लागतों के बजाय संपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य को मापती है। यह विधि वित्तीय स्थिति का तत्कालीन चित्रण प्रदान करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन एनरॉन के मामले में इसने आंकड़ों में हेरफेर करना भी आसान बना दिया। इसे इस तरह से सोचें जैसे एक हैमस्टर अपने पहिए को पहले से तेजी से घुमा रहा है, लेकिन इस बात की कम परवाह कर रहा है कि वह वास्तव में आगे बढ़ रहा है या बस अपनी जगह पर घूम रहा है। 1990 के दशक के बुल मार्केट ने साबित कर दिया कि सौदे कहीं भी और हर जगह किए जा सकते हैं और इसके जवाब में कंपनी ने किसी भी व्यक्ति के लिए एक बाजार तैयार किया जो व्यापार करने के लिए तैयार था। एक समय था जब एनरॉन ऑनलाइन प्रतिदिन लगभग $2.5 अरब के ऑनलाइन व्यापार कर रहा था। Oh my God! Wow!
जब .com बबल फूटा और 2000 की मंदी आई तो एनरॉन का अस्थिर बाजारों में बढ़ता जोखिम एक बड़ी समस्या बन गया। कंपनी ने अपने घाटे को छिपाना शुरू कर दिया और पावर प्लांट जैसे परियोजनाओं से लाभ का दावा किया, भले ही उन्होंने अभी तक कुछ भी डिलीवर नहीं किया था। जब वास्तविक रिटर्न कम रह गए तो एनरॉन इन संपत्तियों को बुक से अलग कर देता, जैसे एक हिलते हुए पहिए को यह दिखाने की कोशिश करना कि वह आसानी से चल रहा है। 2001 की शुरुआत तक विश्लेषकों ने एनरॉन की आय और पारदर्शिता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जब एनरॉन के शेयर गिर गए और कंपनी ने अपनी पहली तिमाही का नुकसान रिपोर्ट की तो पहिया अंततः टूट गया। पेंशन प्लान को बदलने और अपनी परेशानियों को छिपाने के एनरॉन के प्रयास ने SEC का ध्यान आकर्षित किया। फिर केवल कंपनी ही ध्वस्त नहीं हुई, इसने आर्थर एंडरसन, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग फर्मों में से एक थी, को भी नीचे खींच लिया। 2 दिसंबर 2001 को एनरॉन ने दिवालियापन के लिए याचिका दायर की, जो उसकी तेज गति, उच्च जोखिम वाली दौड़ का नाटकीय अंत था। आखिरी पर फिर भी महत्वपूर्ण, नंबर 3 से मिले वॉशिंगटन म्यूचुअल। 1889 में वॉशिंगटन म्यूचुअल का जन्म सिएटल में हुआ था, जहां सिर्फ 2 लोग थे। मूल रूप से वॉशिंगटन नेशनल बिल्डिंग लोन एंड इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन के नाम से जाना जाने वाला यह संगठन वो था जिसने आग के बाद सिएटल की पुनर्निर्माण में मदद की। Sorry, first day, still learning. क्या ये सही टाइमिंग थी? शायद। कंपनी का नाम 1917 में बदलकर वॉशिंगटन म्यूचुअल सेविंग्स बैंक कर दिया गया और ग्रेट डिप्रेशन के दौरान डिपॉजिटर्स द्वारा 2 रन के बाद इसे एक सर्वाइवर के रूप में पहचाना गया। हालांकि अच्छा समय अधिक महत्वपूर्ण था, पर वॉशिंगटन म्यूचुअल के नाम से जुड़े कई अच्छे आइडियाज भी थे, जिनमें बच्चों के लिए 1 पैसे की डिपॉजिट प्रोग्राम, टेलीफोन बैंकिंग और हाँ, पुराने पारंपरिक नकद मशीनें शामिल थीं। इसका मतलब था कि कंपनी 1960 के दशक में वॉशिंगटन के संपूर्ण विस्तार को जारी रख सकती थी, कुछ अधिग्रहण कर सकती थी और 90 के दशक तक वेस्ट में और संयुक्त यूनाइटेड स्टेट्स के बचे हुए हिस्सों में कुछ मर्जर्स कर सकती थी। दुर्भाग्य से एक आक्रामक कदम बहुत ज्यादा हो गया। इस बार उन लोगों के लिए अपूर्ण क्रेडिट इतिहास सब प्राइम मॉर्गेज वाले मॉर्गेज बाजार में 2000 के दशक में प्रवेश किया और बैंक का पतन हो गया। साल 2007 के अंत तक कंपनी के पास 43,000 से अधिक कर्मचारी थे, 2,200 शाखाएं थीं और 188.3 अरब डॉलर की डिपॉजिट्स थे। फिर आया 2008, जब कंपनी अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा बैंक फेल बन गई और इसका पहिया अचानक रुक गया। लेकिन अपनी जाहिर तौर पर ठोस नींव के बावजूद वामू का पहिया डगमगा रहा था। इसके आंतरिक संरचना में 60% व्यवसाय रिटेल बैंकिंग से आता था और 21% क्रेडिट कार्ड से, जबकि केवल 14% होम लोन से संबंधित था। इसका मतलब है कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर निवेश, जहां हाउसिंग मार्केट पर बबल फूटने के समय अत्यधिक प्रभाव पड़ा और इससे अधिक अनभिज्ञ संपत्तियां रह गईं, जिनका वह संभाल नहीं सकता था। गिरावट के अन्य कारण थे। वॉशिंगटन म्यूचुअल ने कहा कि उसने बहुत तेजी से अपनी शाखाओं का विस्तार किया, जिससे उसने बहुत से बाजारों में अपनी पहल को कमजोर कर दिया। साथ ही कंपनी पर बहुत अधिक जोखिम लेने का दबाव भी था। क्या आप जानते हैं कि वॉशिंगटन म्यूचुअल कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा था कि वे कितनी मात्रा और कितनी तेजी से लोन्स को मंजूरी दे रहे थे, न कि उनकी क्वालिटी पर। यह तेजी से विस्तार अयोग्य खरीदारों को सब प्राइम मॉर्गेज के बाढ़ की तरह ले आया, एक बहुत ही लड़खड़ाती स्थिति। और हाँ, आखिर के बचे हुए कारणों में से एक, कंपनी की विफलता का एक हिस्सा लेमन ब्रदर्स, हाँ वही लेमन ब्रदर्स के दिवालियेपन से भी जुड़ा हुआ है, जिसने एक बड़ी घबराहट को जन्म दिया। वॉशिंगटन म्यूचुअल के डिपॉजिटर्स ने 10 दिन की अवधि में $16.7 बिलियन, जो उसकी कुल डिपॉजिट का 11% से अधिक था, वो निकाल लिए। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने घोषणा की कि वामू के पास संचालन जारी रखने के लिए अपर्याप्त फंड्स था। तो ये चेतावनी भरी कहानियां हमें क्या बताती हैं? हाँ, अल्पकालिक लाभ का आकर्षण मजबूत होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जोखिम मौजूद नहीं है। यह कई कंपनियों के पतन का कारण रहा है। हैमस्टर्स, आपके लिए ये सलाह है, ऐसा जोखिम ना लें जो समझदारी से ना लिया हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।